बाजार बोलता है एफआईज डीआईज के क्यूज देखते हैं, क्योंकि एफआईज की सेलिंग बरकरार है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं हो रहा है। और डीआईज की बाइंग, ये दो ट्रेंड हैं जो कि आपको रोज स्क्रीन पर दिखते हैं। 3907 करोड़ की बाइंग कल डीआईज बाय करके लेकर गए हैं। एफआईज ने 3312 करोड़ की सेलिंग की है। तो कुल मिलाकर जितना एफआईज ने बाय किया उससे ज़्यादा डीआईज ने जितना एफआईज ने सेल किया उससे ज़्यादा डीआईज ने बाय किया। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, वहां पर किस तरह की खबरें हैं और क्या कुछ हो रहा है। कल अमेरिकन मार्केट्स में तेज गिरावट देखने के लिए मिली। डाउ जोन्स करीब 1% और कह सकते हैं कि 450 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिलती है। एक समय 600 पॉइंट भी डाउन था। शंघाई, हैंसेंग, निकाई, इन तीनों में ग्रीन मार्क बना हुआ। खासतौर से हैंसेंग अच्छा चल रहा है, करीब 3% का उछाल वहां देखने के लिए मिल रहा है। कोस्पी में फ्लैटिश रुझान है विद नेगेटिव बायस। एक बार देख लेते हैं कि इस समय टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं, कौन से शेयर हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो गोदरेज इंडस्ट्री 12.5% ऊपर, सेंचुरी प्लाई में 8% का उछाल, जुनिपर करीब 7%, विजया करीब 6.5% और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करीब 5.5%। तो ये कुछ काउंटर जहां पर कि अच्छा रुझान पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं नेगेटिव साइड पर कौन से काउंटर हैं जो कि अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो साइंट करीब 5%, एम&एम 5%, बीबीएल करीब 4%, जेनटैक करीब 4%, ग्रेफाइट करीब 3.5%। तो ये सभी काउंटर हैं जो कि मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ एक खबरें जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वॉलमार्ट के नतीजे। कल अमेरिकन मार्केट्स में जब वॉलमार्ट के नतीजे आए उसके बाद जो उनकी गाइडेंस आई वो थोड़ी सी निराश करने वाली थी, और उन गाइडेंस की वजह से अमेरिकन मार्केट्स तेज गिर गया। वॉलमार्ट की गाइडेंस क्यों ज़रूरी होती है, क्या कुछ उसकी उपयोगिता है, वो बताएंगे। क्योंकि उन्होंने जो अपनी सेल्स गाइडेंस है FY26 के लिए वो 3 से 4% की ही ग्रोथ की दी थी, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा उनकी ग्रोथ रहेगी। अब कमज़ोर गाइडेंस है, वहाँ पर कंज्यूमर स्पेंडिंग घटने का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि वॉलमार्ट वहाँ पर एक इतना दिग्गज प्लेयर है कि अगर उसकी गाइडेंस घट रही है, ग्रोथ गाइडेंस घट रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पे जो आम आदमी है वो खर्च नहीं कर रहा है, खर्च करने में कंजूसी करेगा, जिसकी वजह से वॉलमार्ट ने अपनी गाइडेंस घटाई है। इसके चलते वहाँ पर सारे रिटेल काउंटर जितने भी थे सभी में गिरावट तेज देखने के लिए मिली। प्रशांत सर, वॉलमार्ट और जो अमेरिका के कुछ और रिटेल प्लेयर्स हैं बड़े वाले, जो कि इंडिया से इंपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल और जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हमारी जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या इन सभी शेयरों के लिए भी नेगेटिव खबर होगी जो वॉलमार्ट को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं? ऑब्वियसली ये सर, ट्रेंड हमेशा ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नो कंपनीज होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट या आउटसोर्सिंग सपोर्ट देते हैं वॉलमार्ट के लिए, उनके लिए भी शायद अभी ये संकेत मिल चुका है कि व्हेन दे आर नो रिड्यूसिंग देयर गाइडेंस, तो इनडायरेक्टली उनका जो आगे का जो फ्लो है डिमांड और सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का, तो वो भी शायद थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे में रहेगा। बट ऑब्वियसली यूएस में वॉलमार्ट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल वहाँ का ट्रेंड सेट करने के लिए और कंज्यूमर स्पेंडिंग का एक जो इंडेक्स है उसको सेट करने के लिए। अगर उन्होंने अगर कम कर दिया तो ऑब्वियसली उन्होंने डिस्काउंट किया हुआ है कि आगे जाके जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ ट्रम्प 2.0 टैरिफ, so obviously those things will indirectly affect their sales and profitability, so it is already indicating कि वो ऑलरेडी कम हो चुका है। जी सर, सेंचुरी टेक्सटाइल, वेल्सपन लिविंग, नाहर स्पिनिंग, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ट्राइडेंट, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट फ्रंट पर हैं, टेक्सटाइल की लीडिंग कंपनियों में से एक है। इनमें लगता है कोई अच्छा काउंटर जो कि गिरावट के बाद ठीक लग रहा हो, या आपको लगता है कि अभी वॉलमार्ट जैसी ये जो स्पेंडिंग है, इनके जो इनकी गाइडेंस आ रही हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो एक इंडिकेशन आ रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में, वो इनको और परेशान करेगा? ऑब्वियसली यस, मुझे लगता है कि परेशान तो करेगा ही। वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तब तक का मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हो या उनके ऑर्डर बुक्स पे हो या उनके मार्जिन पे अगर प्रेशर आता नहीं है, देन ओनली वी कैन टेक ए कॉल ऑन दैट, बट टाइम बीइंग वी आर न्यूट्रल टू नेगेटिव। ठीक है। कोई सर इनमें आपकी कोई पसंद और नापसंद? नहीं, टेक्सटाइल में एक्चुअली ट्रैक नहीं करता हूँ, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ठीक है, ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। एक और इम्पॉर्टेंट कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कल कि टैरिफ जो अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैं लगा दूंगा, एक केवल धमकी है, और अगर लगा भी दिया तो वो एक केवल बार्गेन करने के लिए ही काम कर रहे हैं। ये बात कोई अब नई नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही, जो अभी काफ़ी सारे उन्होंने डेटा पॉइंट्स पढ़े, उसके आधार पर कहा कि
टैरिफ लगने का सबसे ज़्यादा असर चीन पर होगा। अब चीन पर तो ये हम शुरुआत से ये भी हम जानते हैं, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक नई बात जो मॉर्गन स्टैनले ने भी कही, उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि जो टैरिफ का असर होगा वो चीन, भारत और वियतनाम पर सबसे ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि भारत की जो ड्यूटी है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर, और दूसरा वियतनाम का जो ट्रेड सरप्लस है वो 124 बिलियन डॉलर का, जबकि चाइना का तो बहुत ही बड़ा है। और चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका लेना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं अमेरिकन को, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट पर ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। तो ये मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका की ट्रेड डील में कई मुश्किलें हैं, लेकिन मॉर्गन स्टैनले का एक उसके उलट चाइनीज मार्केट को लेकर पॉजिटिव बयान भी है। वो कह रहे हैं कि चीन में एआई बूम बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वहाँ पर जो रेटिंग है उन्होंने अंडरवेट से बढ़ाकर इक्वल वेट कर दी है, और उनको लगता है कि जो चाइना का मार्केट है वो रिस्क प्रीमियम के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव हो जाता है कि अगर चाइना के मार्केट में रिस्क प्रीमियम अच्छा है, तो जो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है वो चाइना की तरफ अगर डाइवर्ट होता है बाई चांस, तो वो इंडिया के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, एफआईज वहाँ मूव कर जाते हैं। साथ ही जो भारत की ट्रेड डील अमेरिका के साथ जल्द हो सकती है, मॉर्गन स्टैनले का ये भी कहना है। और उनका जो एक डेटा है, कुछ और हमने विदेशी डेटा देखे, उनको हम और गहराई से देखेंगे। लेकिन मैं प्रशांत सर से पूछता हूँ। प्रशांत सर, दो चीज़ें, एक कि बातें ये भी हो रही हैं कि भाई भारत और चाइना दोनों ही सफ़र करेंगे। पहले ये आ रहा था कि चाइना सफ़र करेगा तो भारत को फ़ायदा हो जाएगा ट्रेड को लेकर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। दूसरा कि अगर एफआईज चाइनीज़ मार्केट पर थोड़े से बुलिश हो रहे हैं, तो इंडियन मार्केट के लिए ये सेटबैक माना जाए, या इंडियन मार्केट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एफआईज को? देखो, दो चीजें हैं। एक तो यूएस का, मैंने कल ट्रम्प साहब का कोई डायलॉग पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने बोला कि डोंट आर्ग्यू विथ मी। सो आई थिंक इट सेज की वेरी क्लियर कि वो कोई इंडिया के लिए कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देने वाले हैं। हर चीज के लिए वो रेसिप्रोकल जो टैरिफ जो वॉर है वो चालू रखेंगे। ऑब्वियसली मोहम्मद शमी ने सही बताया कि, यानी बैंक ऑफ अमेरिका ने सही बताया कि ये जो है एक टूल है जो बिजनेस के लिए वो यूज करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा, ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए आई थिंक जो इम्पोर्ट टैक्स है उसके ऊपर बहुत बड़े हेडलाइंस बन रहे हैं कि वो घटा दिया गया। ऑलमोस्ट 110 के हिसाब से देखेंगे तो 15% तक आ चुका है। तो मुझे लगता है कि वैसे बिजनेस टैक्टिक्स के लिए वो अप्रैल तक टाइम दिए हुए हैं पूरे ग्लोबल के लिए। जो भी कंट्रीज अपने बिजनेसेस को अच्छे करना चाहते हैं, तो आई थिंक दे विल ऑब्वियसली रिड्यूस देयर ओन टैक्सेस सो दैट कि उनका जो बिजनेस टर्म्स है यूएस के साथ वो अच्छे रहे। बट ऑब्वियसली इंडिया में एक एडवांटेज ये है कि हम भी अभी भी ये आत्मनिर्भर भारत का जो थीम है इंडिया में, वो बहुत सपोर्टिव है बहुत सारे कंपनीज के लिए, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। ऑब्वियसली वी आर डिपेंडेंट हाई ऑन यूएस विद few सेक्टर्स लाइक फार्मा, लाइक आईटी, और some केस इन टर्म्स ऑफ नो ऑटो एंसिलरीज या टेक्सटाइल्स भी बोल सकते हो। सो वो जो 3-4 सेक्टर्स है वहाँ पे थोड़ा डिपेंडेंट है। 40-50% के अबव वी आर एक्सपोज टू द यूएस मार्केट फॉर देयर सपोर्ट। बट अगर वो छोड़ के भी देखेंगे तो वी हैव सेल्फ रिलायंट, लाइक आत्मनिर्भर भारत का जो स्टोरी है वो सपोर्टिव इंडिया के लिए रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, ऑब्वियसली अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया इज वेरी चीप व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद चाइना। तो ऑब्वियसली एफआईएस जब वो इंडिया और चाइना को कंपेयर करेंगे तो टाइम बिंग जो फैक्टर है वो चाइना की तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पे दे मे टर्न, बट ऑब्वियसली इंडिया विल बी वेरी चीपर। अगेन थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे भी 5-6% ऑन द इंडेक्स वाइज अगर हम लोग नीचे आते हैं तो वो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव वैल्यूएशंस पे आ जाएंगे। बिल्कुल। ये आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं टेबल, इस टेबल को एक बार देख लेते हैं। सर, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाता है हम पर, और अभी तक ये कोई डेटा नहीं था किसी के पास। ये डेटा हमें मिला है, और गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कि हमने ये डेटा देखा। तो सीरियसली यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न तो है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इंडिया जो टैरिफ लगाता है यूएस पर, अगर हम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पर 39.6% का टैरिफ हम उन पर लगाते हैं, और जबकि यूएस अगर कोई हमसे इंपोर्ट करता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट तो हम वो केवल हम पर 1.8% की ड्यूटी लगाते हैं। सेम केस टेक्सटाइल में 24.6, 9.1, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 14.8 और 1% केवल। तो मतलब बहुत जगह पर यूएस का आप देख रहे हैं, जो राइट साइड पर जो टेबल में है टैरिफ यूएसए जहां लिखा हुआ है, वहां पर कहीं भी
जो मैक्सिमम टैरिफ है वो वैसे टेक्सटाइल में है 9.1%। अदरवाइज आप देखेंगे तो टैरिफ 3-3.5% से ज़्यादा निकल नहीं रहा। ये टैरिफ जनरली 1%, 2% की रेंज में ही है। और ये सारे आइटम्स पर या हम सारे सेक्टर्स पर बात करेंगे। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर करीब 40% का टैरिफ हम लगाते हैं यूएस पर, और वो हमारे ऊपर 2% का भी टैरिफ नहीं लगाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट तो होगी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा भी है कि मैं हर सेक्टर पर बात करूँगा और हमारी जो पूरी टीम है पूरी एक रिपोर्ट बना कर देगी। सर, कितना मुश्किल होगा इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियों के लिए जो यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं? आई थिंक यस, वेरी डिफिकल्ट, बट ओवरऑल ये जो टैरिफ लगाने की जो लेवल्स बना के रखे थे, बिकॉज टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंडियन बिजनेसेस, बिकॉज इंडिया एज ए इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है, कंजम्पशन बहुत बड़ी है, बट जितना एक्सपोर्ट नो यूएस के लिए करते हैं, आई थिंक इट इज नॉट बिगर इन टर्म्स ऑफ नो आवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन द एग्रीकल्चर सेक्टर। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जाता ही होगा यहाँ से, वो हिसाब से तो हम लोग बहुत हाई पे हैं। थोड़ा सा ट्रेड बेनिफिट देना ही पड़ेगा अभी, बिकॉज ट्रम्प किसी के सुनने वाला है नहीं है। जिस तरीके से वो जो मेन हेडलाइंस बना रहा है यूएस में, वो इंडिया, चाइना, किसी को भी मतलब बख्शने वाला तो है नहीं। मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू हैव सम रैशनलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ यूएस इंडिया ट्रेड डिफिसिट टैरिफ। बिल्कुल। तो सर, एग्रीकल्चर में कौन सी पर्टिकुलर पॉकेट होगी जहां पर कि हमें सतर्क रहना चाहिए, और ऐसी कौन सी पॉकेट होगी जहां पर कि हमें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच? आई थिंक फर्टिलाइजर्स और वो जहाँ पे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा एफर्ट आना चाहिए, बट वी आर एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ नो मशीनरीज हो, या मुझे लगता है कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं, वहां पे शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करना चाहिए। बट फर्टिलाइजर्स और अदर जो यूजेस है, मुझे लगता है कि हैवी डिमांड इंडिया में ही है, तो उसमें ज्यादा कुछ एफर्ट आना नहीं है। जी, दूसरा सेक्टर सर टेक्सटाइल है, जहां पर कि 24.6% की ड्यूटी हम लगाते हैं अगर वो कोई टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो 9.1% की ड्यूटी लगाते हैं। तो सर, यूएस इस पर्टिकुलर पॉकेट में तो अच्छी ड्यूटी लगाता है हमारे ऊपर, 9.1% की एवरेज ड्यूटी लगाता है, लेकिन हम भी 24.6% की लगाते हैं। कुछ लगता है आपको रेशनलाइजेशन यहाँ भी होगा? यहाँ पे शायद गैप थोड़ा सा कम लग रहा है व्हेन इट कंपेयर टू एग्रीकल्चर। मुझे लगता है कि यहाँ पे रैशनलाइजेशन शायद वो 10 लगा रहे तो हम भी शायद 10 के आसपास आ जाए, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट डन ऑन टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, तो टेक्सटाइल में थोड़ा सा प्लेयर्स के लिए ये थोड़ी सी राहत मिल सकती है कि गैप थोड़ा कम है, भले ही ड्यूटी हम लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन गैप नहीं है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सर 1% के मुकाबले 14.8, और टेस्ला लगातार बोल भी रही है कि हम एंट्री कर रहे हैं। काफ़ी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि वो अमेरिका से एक्सपोर्ट करेंगे। सर, क्या लगता है कि अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ओपन अप किया जाता है और अमेरिकन कंपनीज, ना सिर्फ टेस्ला, और भी कोई कंपनी अगर इंडिया में आकर इंडिया में एक्सपोर्ट करती है या फ़ायदा उठाना चाहती है, तो हमारी इंडियन कंपनीज कितनी तैयार हैं उस एक्सपोर्ट के मार्केट खुलने के बाद उनसे कॉम्पीट करने के लिए, लाइक मारुति, हुंडई और इंडियन कंपनीज लाइक टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा? So transport in the sense you're talking about automobile as a sector, right? यस सर। तो ऑब्वियसली इट्स ए वेरी टफ कंपटीशन। मुझे लगता है कि मतलब इंडियन मार्केट इज ह्यूज फॉर नो फॉरेन कंपनीज टू कम इनटू इंडिया। मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर ऐसा रहेगा जहाँ पे हाई कंपटीशन। आज आपने देखा ही होगा, इंडेक्स वाइज ऑटो सेक्टर इज दी नो वर्स्ट अफेक्ट सेक्टर टुडे। महिंद्रा इज डाउन बाय 5%। तो ऑब्वियसली टेस्ला एक जस्ट बिग ब्रांड है, बट देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स स्टिल दे हैव नॉट टेस्टेड इंडिया एज ए ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर वो चीज हो जाते हैं तो हाई कंपटीशन में रहेगा। और जिस तरह के जो प्रीमियम मारुति, टाटा मोटर, 7M ले रहे थे इंडियन मार्केट में, शायद वहां पे स्टिफ कंपटीशन में शायद प्राइसेस भी कम करने पड़े और उनके मार्जिन भी बहुत इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। सर, अगला सेक्टर स्टोन्स एंड ग्लासेस। यहाँ पर तो थोड़ा देखना पड़ेगा, शायद ड्यूटी डिफरेंशियल इतना नहीं है। प्लास्टिक में भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है। जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पर कुछ लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट को हिट लगेगा, क्योंकि करीब 11% ड्यूटी हम लगाते हैं और वो केवल 1.6% लगाते हैं, और हम एक बड़े एक्सपोर्टर हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के। कौन कौन सी कंपनियां हिट हो सकती हैं सर? सर बहुत सारे ऐसे हैं। मुझे लगता है कि वाइबल ग्लोबल ऐसे कुछ कंपनी है जहाँ पे मैक्सिमम ज्वेलरीज यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि वैसे कंपनीज को बहुत इफेक्ट करेंगी। बट इवन कल्याण हैज सम काइंड ऑफ स्टोर्स इनटू यूएस मार्केट। बाकी जयलुकास भी है, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे उनके जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। बट ऑब्वियसली दैट विल हैव अ मेजर इफेक्ट बिकॉज इंडिया इज ए वर्ल्ड हब इनटू ज्वेलरीज एंड स्टोन्स। तो ऑब्वियसली दिस सेक्टर विल हैव अ मेजर इफेक्ट। ठीक है।
मेटल में सर ऑलरेडी बातें हो ही रही हैं कि 9.6% की ड्यूटी हम लगाते हैं और वो केवल 1.8% की लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो पूरी दुनिया में 25% की ड्यूटी लगा देंगे मेटल पर। तो ये तो हमारे फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं बन जाएगा सर कि हम उनसे बोलेंगे कि बॉस आपने ज़्यादा ड्यूटी लगाई हुई है, अब आप कम करिए हमारे लिए, क्योंकि हम तो आप पे इतनी ड्यूटी लगा ही नहीं रहे मेटल की पॉकेट में। अगर आप सेक्टर टू सेक्टर बात करेंगे तो इसीलिए तो नहीं कि सर मेटल कंपनियां चल रही हैं। अगर आप देखिए 25% की ड्यूटी का जब से अनाउंसमेंट आया, टाटा स्टील, सेल, ये सभी कंपनियां चलनी शुरू हो गई हैं उल्टा। तो लोग कंफ्यूज हैं कि ये टैरिफ लग रहा है या हट रहा है। ऑब्वियसली राइट, ये थोड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा मार्केट्स में कि रेसिप्रोकल में ऑब्वियसली ओवरऑल 25 बोला है, फिर रेसिप्रोकल भी बोल रहा है, तो आई थिंक इट विल बी सेटल्ड इन एनीवेयर बिटवीन 10 ओनली। सो इट इज आज देखो आज के नो सेक्टर वाइज मेटल इज इन द पॉजिटिव सेंस। तो मुझे लगता है मेटल यही रीजन से मेन चल रहा है। मुझे लगता है टाटा स्टील और सेल दोनों अभी भी मतलब मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत बाकी है इसमें। स्टील एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि मेटल एज ए सेक्टर ओनली पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस टैरिफ प्लान वॉर प्लान। अगला सेक्टर सर फार्मा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार फार्मा पर फोकस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये भी कहते जाते हैं कि मैं सस्ती दवाइयों को लेने में के हक में हूँ, और सस्ती दवाइयाँ तो इंडिया और जापान ही दे पाते हैं, इंडिया तो खास तौर से इंडिया ही दे पाता है। अब ऐसे में 10% की ड्यूटी हम लगाते हैं उनकी कंपनीज पर, और वो ड्यूटी नेग्लिजिबल है उनकी, तो 0.1%। क्या वो ड्यूटी लगा पाएंगे? क्योंकि ये पॉकेट ऐसी है, कल मेरी विनीत सर से भी बात हो रही थी शो में, वो कह रहे थे अगर ड्यूटी लगा दी तो करेंगे क्या, बीमारों को मरने देंगे, दवाई मिलेगी नहीं तो क्या करेंगे सर? ये फार्मा सेक्टर पर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का होगा क्या? आई थिंक वो पास ऑन हो जाएगा। मुझे लगता है कि यूएस कैन नॉट अफोर्ड ऑफ नो नॉट टेकिंग द लो प्राइस्ड फार्मा प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन मार्केट और जापानीज मार्केट। मुझे लगता है कि वही एक मेजर रीजन रहेगा उनके इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्टअप होने के लिए, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फार्मा कंपनीज वहां पे और उनके खुद के यूसेज के लिए। मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहेगा जहाँ पे इंडिया कैन withhold its 10% नो टैरिफ। ऑब्वियसली अगर उन्होंने भी लगा दिया तो ठीक है, वो हम लोग रेसिप्रोकल की सबसे ले लेंगे, बट ऑब्वियसली इट्स ए डे इन डे आउट प्रोडक्ट फॉर यूएस मार्केट्स। जी, अगला सेक्टर सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, इन सभी में रेट डिफरेंशियल तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्रूड ऑयल। सर क्रूड ऑयल में क्या लगता है? 6.8% के टैरिफ हम लगाते हैं, और वो तो 0% ड्यूटी है उनकी तरफ से। तो मतलब हम तो क्रूड ऑयल तो खैर बेच ही नहीं सकते, हम तो खुद ही इम्पोर्टर हैं, तो हम क्या ड्यूटी लगाएंगे, मतलब वो क्या ड्यूटी लगाएंगे हमारे प्रोडक्ट पर, क्योंकि उनको कोई ख़तरा ही नहीं है कि इंडिया का भी कोई एक्सपोर्ट कर पाएगा क्रूड ऑयल को। लेकिन क्या ये 6.8% की ड्यूटी जो हम लगाते हैं, अगर ये हम हटा दें, हमारी भी तरफ से ज़ीरो हो जाए, तो क्या यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना वाइबल हो जाएगा सर? ऑब्वियसली यस, आई थिंक दिस इज द ओनली सेक्टर वहाँ पे सब लास्ट मीटिंग में जो मोदी जी जाके आए, मुझे लगता है डिफेंस के लिए, क्रूड के लिए और अदर सेक्टर है वहाँ पे के लिए पॉजिटिव मोमेंटम ही आएगा वहाँ से। मुझे लगता है कि जीरो कर देना चाहिए, डजंट मैटर, बिकॉज वी आर नेवर गोइंग टू एक्सपोर्ट दैट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। सो यूएस के लिए तो ऑब्वियसली नहीं, हम लोग उधर से लेने का सोच रहे हैं। अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव में अच्छा रहेगा तो आई थिंक दिस सेक्टर कैन बी ए जीरो डाउन टैरिफ प्लान फॉर बोथ कंट्रीज। ठीक है सर, अगर हमने ड्यूटी डिफरेंशियल कम किया तो हमारा जो कस्टम विभाग है उससे जो आय आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो भी घटेगी? या आपको लगता है कि जो ये 500 बिलियन डॉलर का जो एक ट्रेड टारगेट लेकर चल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाने पर सोच रहे हैं, वहाँ से इनकम ऑफसेट हो जाएगी? देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आई थिंक गवर्नमेंट भी बहुत सारे सोच रही है कि ये कहाँ से सब जो डिफरेंशियल जो आएगा अपने को, जो जब टैरिफ नेगोशिएशन होगा तो कौन से सेक्टर से निकालना चाहिए। इट्स अ बिग क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ गवर्नमेंट विल टेक एक्शन ऑन दिस। बट ऑब्वियसली यूएस के साथ ये जो ट्रेड सेटलमेंट है करना ही अपने लिए, बिकॉज इट विल बी वेरी मेजर इफेक्ट फॉर मेनी बिग सेक्टर्स। और ओवरऑल अब नो डिपेंडेंट है डॉलर पे भी, और डॉलर भी इतना स्ट्रांग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड डिफिसिट के जो गैप है, एटलीस्ट वी शुड डू सम रैशनलाइजेशन so that they are happy and we are also happy. But with respect to collecting those money from the Indian and other sectors, it's a big question for everyone. बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो है, सभी के लिए है, और ये गवर्नमेंट के लिए भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि अपने P&L को ठीक रखना, कि अगर हम ड्यूटी कम करेंगे
तो हमारा खुद का P&L ख़राब हो जाएगा, यानी कि हमारा खुद का रेवेन्यू कम हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट बजट में बता कर चुकी है कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स में या हमें जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, उन सभी से हमारा जो रेवेन्यू आता है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और 36 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा ट्रेडिंग सरप्लस है, मतलब कि हम उन्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। 36 बिलियन डॉलर का डिफरेंस है। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है इतनी बड़ी इकोनॉमी में। मेरी कल किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 36 बिलियन डॉलर होते कितने हैं? 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। तो 4000 बिलियन की इकोनॉमी में अगर हम बात करें 36 बिलियन डॉलर का सरप्लस उसको मैनेज करना है, तो ये कोई बड़े चैलेंज नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। हाँ, पार्टिकुलर कुछ सेक्टर्स पर हिट लग सकता है उसका, और उसी वजह से हम देख भी रहे हैं कि कुछ कुछ पॉकेट्स थोड़ी सी डरी हुई हैं